अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा आज का टॉपिक बेस करता है पैकेट स्विचिंग के ऊपर। इस टॉपिक में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत आसान तरीके से अंडरस्टैंड करवा सकूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैकेट स्विचिंग क्या होता है। पैकेट स्विचिंग इज़ अ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डाटा टू अ नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। पैकेट स्विचिंग क्या है कि जब हम नेटवर्क्स के ऊपर अपने डाटा को नेटवर्क्स की फॉर्म में ट्रैवल करवाते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस मेथड को हम पैकेट स्विचिंग का नाम देते हैं। सर्किट स्विचिंग में हम डाटा को कंटिन्यूस फॉर्म में ट्रैवल करवाते थे, लेकिन जब हम पैकेट स्विचिंग में हम अपने डाटा को क्या करते हैं, पैकेट्स में जो है वो ट्रैवल करवाते हैं। हमारा जो नेटवर्क्स में हम जब डाटा को पैकेट्स में करवाते हैं, वो इसकी रीज़न ये होती है कि हमारा एक बड़ा डाटा होता है, हम उसको छोटे छोटे पैकेट्स में चेंज कर लेते हैं, तो वो इजीली नेटवर्क पर ट्रैवल हो जाता है। जैसे अगर मेरे पास कोई 4 MB का इमेज है या एक 4 MB का कोई डॉक्यूमेंट है, तो मैं उसको डिवाइड कर लूँगी इनटू डिफरेंट पैकेट। जैसे मैंने 1 MB के पैकेट्स बनाए, तो इस तरह के फॉर्म को जब इस तरह के फॉर्म में हम अपने डाटा को डिवाइड कर लें, यानी पैकेट्स फॉर्म में, और उनको ट्रैवल करवाएं, ट्रांसफ़र करवाएं थ्रू अ नेटवर्क, तो इस स्विचिंग को हम पैकेट स्विचिंग का नाम देते हैं। ईच पैकेट इन अ पैकेट स्विचिंग टेक्निक हैज़ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पैकेट्स के 2 पार्ट होंगे, हेडर एंड पेलोड। हेडर के अंदर हमारे पास सोर्स की, डेस्टिनेशन की और इंटरमीडिएट नोड्स की इंफॉर्मेशन होती हैं, और पेलोड के अंदर ओरिजिनल डाटा होता है जो कि हमने ट्रांसफ़र करना होता है। याद रखिएगा, जब भी हम पैकेट स्विचिंग की बात करते हैं तो पैकेट स्विचिंग हमारे पास 2 तरह की है। एक है वर्चुअल सर्किट और दूसरी है डाटाग्राम। जो वर्चुअल सर्किट हैं ये काम करते हैं डाटा लिंक लेयर पे, और जो हमारे पास डाटाग्राम सर्विस है वो इम्प्लीमेंट होती है ऑन नेटवर्क लेयर्स पे। तो ये आपको भूलनी नहीं चाहिए। MCQs में पूछ लिया जाता है कि वर्चुअल सर्किट जो है किस लेयर पर काम करता है, वो डाटा लिंक लेयर पर है, और जो डाटाग्राम है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और आप याद रखिएगा कि जो सर्किट स्विच हैं वो फिज़िकल लेयर पर काम करते हैं। तो अब थोड़ा सी हम देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि किस तरह जो हमारे पैकेट्स हैं वो मूव करते हैं थ्रू सोर्स टू डेस्टिनेशन होस्ट इन पैकेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैकेट स्विचेस में हमारे पास जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो राउटर्स हो सकते हैं या लिंक लेयर स्विचेस को हम यूज़ करते हैं इन पैकेट स्विचिंग। जैसे कि आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, हमारे पास ये डिफरेंट राउटर्स हैं और ये हमारे पास पाथ्स हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल पाथ्स हैं। यहाँ पर हमारा डाटा मल्टीपल पाथ्स में ट्रैवल हो सकता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं टू सर्किट स्विच, तो वहाँ पर हमारे पास एक ही डेडिकेटेड लिंक था जिसमें से हमारे डाटा ने ट्रैवल होना था। लेकिन पैकेट स्विचेस में हमारे जो पैकेट्स हैं वो डिफरेंट पाथ पर ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास सोर्स के पास 4 पैकेट थे, ABCD, और अब ये पैकेट्स जो हैं उन्होंने डेस्टिनेशन होस्ट के पास जाना है, तो A ने ये वाला पाथ लिया, B ने ये वाला पाथ लिया, ठीक है, इस तरह C ने ये वाला पाथ लिया। इस तरह हर पैकेट्स ने अपना अपना पाथ जो है वो सिलेक्ट किया, और फिर वो इन पाथ से होकर डेस्टिनेशन तक पहुंचा और वहां पर असेंबल हो गए। क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा, पैकेट स्विचिंग में स्टूडेंट यहाँ पर इन ऑर्डर फ्लो नहीं होता, यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर फ्लो होता है। आउट ऑफ ऑर्डर फ्लो का मतलब है कि देखिए हमारा एक पैकेट इधर जा रहा है, एक पैकेट इधर जा रहा है, एक पैकेट जो है वो इधर जा रहा है, तो एक लिंक पे नहीं है, डिफरेंट पाथ से होकर जा रहा है, तो इसलिए ये आउट ऑफ फ्लो है। और इसलिए हमें पैकेट्स के अंदर जो है वो सीक्वेंस नंबर डालना पड़ता है, ताकि जब वो डेस्टिनेशन तक पहुँचे तो यहाँ पे हम दोबारा से इनको अरेंज कर सकें, पैकेट्स को अरेंज कर सकें। तो हमने देखा कि पैकेट्स जो हैं वो डिफरेंट पाथ से होकर गुज़रते हैं, और इनमें हमारे पास जो डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ होती हैं, वो राउटर यूज़ होती हैं। एक्चुअली राउटर्स के अंदर हमारे पास फॉरवर्डिंग टेबल्स होते हैं जो बताते हैं कि इन्होंने किस किस पाथ से होकर, हमारे किस किस पैकेट्स ने किस पाथ से होकर जाना है।
जी स्टूडेंट, हमने देखा कि पैकेट स्विचिंग के अंदर हम अपने मैसेज को डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड करते हैं और वो मल्टीपल पास से गुजरकर डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। जब वो इन मल्टीपल पास से गुजरते हैं तो उनको डिफरेंट स्विचेस या राउटर्स के अंदर से गुजर कर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हमारे पास सोर्स है ए और उसने सोर्स बी को एक मैसेज सेंड करना है और उसके पास 4 पैकेट्स हैं, तो वो क्या करेगा, सिंपली वो ये करेगा कि 4 पैकेट्स को सेंड करेगा राउटर पर या स्विच पे, जो भी उसके पास डिवाइस होगी। अब यहाँ पे स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक में क्या होगा कि पहले ये 4 के 4 पैकेट्स इस पर स्टोर होंगे, ठीक है। ये 4 के 4 पैकेट्स जो हैं वो इस राउटर पर स्टोर होंगे, देन वो आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर डिलीवर होंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक, यानी कि पहले पैकेट्स को स्टोर किया जाता है, यानी जितने भी पैकेट सेंड किए ए ने वो पहले यहाँ पे स्टोर होंगे, देन फॉरवर्ड होंगे। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। एक्चुअली राउटर्स के अंदर बफर्स होते हैं और बफर्स में वो इन मैसेज को स्टोर कर लेता है ताकि डिसाइड कर सके कि कौन सा पाथ चाहिए, कौन सा रूट चाहिए फॉर ट्रैवलिंग दी पैकेट। राउटर्स के अंदर राउटिंग टेबल्स होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि इस पैकेट्स ने या कौन से पैकेट्स ने कौन सा पाथ लेना है। तो मेन चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि हम राउटर के अंदर जो है वो क्या टेक्निक यूज़ करें, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। यानी आप ये कह सकते हैं कि पैकेट्स जो हैं वो पैकेट्स स्विचिंग के अंदर हम पैकेट्स को सेंड करने के लिए स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी हम स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें डिफरेंट डिलेज़ का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा मैसेज जो है वो पहले स्टोर हो रहा है और फिर वो आगे फॉरवर्ड हो रहा है, तो यहाँ पर एक डिले आ रहा है। जब हम सर्किट स्विचिंग की बात करते थे तो वहाँ पे सिर्फ डिले आता था जब हमारा सर्किट जो था वो इस्टेब्लिश होता था, अदरवाइज़ उस डेलिकेट पार्ट से हमारा डाटा कंटिन्यूसली फॉर्म पे ट्रैवल होता था। लेकिन पैकेट्स में ऐसा नहीं हो रहा, पैकेट्स में हमारा डाटा स्टोर हो रहा है और फिर आगे फॉरवर्ड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें डिफरेंट डिलेज़ का सामना करना पड़ता है और हमें बारी बारी उन तमाम डिलेज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला डिले है हमारे पास प्रोसेसिंग डिले। प्रोसेसिंग डिले क्या होता है, ये डिले तब आता है या जब एक पैकेट जो है अपने नोड में प्रोसेसिंग के लिए कितना टाइम गुजारता है। यानी कि प्रोसेसिंग डिले क्या है कि एक पैकेट एक नोड में कितना टाइम गुजारता है, उस टाइम को हम प्रोसेसिंग डिले कहते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एक पैकेट आया, ये पैकेट इस राउटर के अंदर कितनी देर रहेगा, इसको हम कहेंगे प्रोसेसिंग डिले या नोडल प्रोसेसिंग। और यहाँ पर ये डिले क्यों आता है, क्योंकि हमारा पैकेट देख रहा होता है कि वो अपनी राउटिंग को डिसाइड कर रहा होता है, इसके अलावा एरर्स को चेक कर रहा होता है और आउटपुट लिंक्स को देख रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पर उसको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो डिले आता है नोड पर, उस डिले को हम क्या कहते हैं, नोडल प्रोसेसिंग डिले या प्रोसेसिंग डिले। नेक्स्ट हमारे पास है वो है क्यूइंग डिले। अब ये जो डिले आता है ये क्यों आता है, ये क्यूइंग डिले इसलिए आएगा, हमारा जो पैकेट है अगर हमारा पैकेट राउटर में आया, ठीक है, और वो राउटर में ही रहा, ठीक है, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमारा जो मैसेज है, पैकेट जो है उसको क्यू में जाना पड़ेगा। और क्यू में क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा जो हमारे पास सोर्स है वो पैकेट सेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ से नोड से हमारे पैकेट आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। इसकी कई रीज़न हो सकती हैं। पैकेट इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हो सकते क्योंकि हमारी जो यहाँ पर आउटपुट ट्रांसफ़र लिंक है, यानी जो नोड से ट्रांसपोर्ट की लिंक निकल रही है, आउटपुट ट्रांसफ़र लिंक है ये वाली, इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो कम है हैज़ कंपेयर टू इनपुट ट्रांसफ़र लिंक। क्योंकि इनपुट ट्रांसफ़र लिंक कौन सी है, जहाँ से इस नोड के अंदर पैकेट्स आ रहे हैं, तो पैकेट्स तो ज़्यादा स्पीड से आ रहे हैं लेकिन यहाँ से स्पीड कम है, तो क्या होगा, हमारे पैकेट्स को लाइन में लगना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे एक बफ़र में सबमिट होते जाएंगे। तो इस बफ़र को हम और
इस बफर में जब पैकेट सबमिट होंगे और जितना टाइम वो इस बफर में गुजारेंगे इसे हम कहेंगे क्यूइंग डिले। और यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि क्यूइंग डिले की वजह से ये भी हो सकता है कि हमें पैकेट लॉस का सामना करना पड़े। क्यों? क्योंकि देखें हमारा जो क्यू है वो होता है फिनाइट साइज़ का, यानी कि इसका साइज़ जो होता है वो लिमिटेड होता है। अगर हमारे पास क्यू के साइज़ से ज़्यादा मैसेज क्यू में सबमिट हो गए तो फिर क्या होगा, फिर पैकेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्यूइंग डिले क्या है? क्यूइंग डिले वो टाइम है जिसमें हमारा एक पैकेट जो है क्यू के अंदर रहेगा, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, क्यूइंग डिले कहेंगे। और ये क्यों आता है? जब आउटपुट लिंक का ट्रांसफ़र रेट कम हो एज़ कंपेयर टू इनपुट लिंक के। नेक्स्ट जो हमारे पास डिले है वो है ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले क्या है कि राउटर कितनी स्पीड से पैकेट को लिंक पर रखेगा, लिंक पर भेजेगा, इस डिले को हम कहते हैं ट्रांसमिशन डिले। यानी कि हमारे पास एक पैकेट है, यहाँ पर मेरे पास एक पैकेट है और मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको लिंक पर कब रखना है, वो यानी इस नोड से निकलकर फर्स्ट टाइम इस लिंक पर कब आएगा, उस टाइम को हम कहेंगे ट्रांसमिशन डिले। जब मैं टोटल ट्रांसमिशन डिले की बात करती हूँ तो इसका क्या मतलब है कि जैसे कि हमारे पास ये सोर्स था, इसने यहाँ पर कब लिंक पर पहली दफ़ा अपना पैकेट छोड़ा, फिर वो पैकेट इस नोड में आ गया, इस राउटर में आ गया और फिर यहाँ पर इस राउटर ने इस नोड के ऊपर ये लिंक पैकेट कब छोड़ा, यानी पहली दफ़ा पैकेट लिंक पर जब भी जाएगा उसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन डिले। जब हम टोटल ट्रांसमिशन डिले की बात करते हैं तो वो डिले यहाँ से यहाँ तक हम मालूम करेंगे। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो ट्रांसमिशन डिले है वो होता है L/R, यानी L मीन्स लेंथ ऑफ द पैकेट एंड R मीन्स लिंक ऑफ द बैंडविड्थ। तो यहाँ पर मेरा एक ट्रांसमिशन डिले तो मुझे यहाँ पर करना पड़ा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर काउंट कर रही हूँ टोटल ट्रांसमिशन डिले तो देखें एक तो मुझे फर्स्ट टाइम इस लिंक पर रखना पड़ा, तो एक दफ़ा डिले यहाँ पर आया तो L/R एक डिले मुझे यहाँ करना पड़ा। फिर जब मेरा पैकेट इस नोड के अंदर आ जाता है और उसको मैं फ़र्स्ट टाइम इस लिंक पर छोड़ती हूँ, ठीक है, फ़र्स्ट टाइम इस लिंक पर छोड़ती हूँ तो यहाँ पर फिर एक डिले होगा, उसको भी काउंट करना पड़ेगा, वो भी क्या होगा L/R। तो इसका मतलब इस डायग्राम में अगर मैं कहूँ कि इस डायग्राम का टोटल ट्रांसमिशन डिले क्या है तो वो क्या है 2L/R। यहाँ पे 2 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ़ लिंक्स, यानी जितने लिंक्स होंगे मुझे उतना ही डिले करना पड़ेगा, ठीक है। जितने लिंक्स होंगे, एक लिंक है 2 लिंक है तो मुझे 2 डिले करना पड़ा, अगर 3 लिंक हुए तो मुझे 3 लिंक्स का डिले करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं जनरल फार्मूला बनाऊं तो वो फार्मूला क्या बनेगा, N/L/R। तो इस तरह हम टोटल लिंक्स का ट्रांसमिशन डिले मालूम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि फिर मेरे पास नंबर ऑफ़ लिंक्स कितने हैं 4, तो मेरा टोटल ट्रांसमिशन डिले क्या होगा 4 × L/R। तो इस तरह हम लिंक्स मालूम कर सकते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पर मैंने जो फार्मूला इस डायग्राम का मालूम किया टोटल ट्रांसमिशन का, वो क्या आया था 2L/R। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 2L/R ट्रांसमिशन डिले आया है तो मुझे ये बताएं कि नंबर ऑफ़ राउटर्स कितने हैं। तो आप क्या कैसे मालूम कर सकते हैं, अगर 2 में से मैं -1 कर दूँ तो मेरे पास आएगा 1, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ़ राउटर्स। तो नंबर ऑफ़ राउटर्स मैं कैसे मालूम कर सकती हूँ, N-1 से। तो इस तरह हम यहाँ से नंबर ऑफ़ राउटर्स भी मालूम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जो ट्रांसमिशन डिले होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ लिंक्स पे, तो इसलिए हम इसे कहते हैं N/L/R। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले क्या होता है कि एक मैसेज को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हम प्रोपोगेशन डिले का नाम देते हैं। टाइम टेकन बाय द फर्स्ट बिट टू ट्रैवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर
सेंडर से रिसीवर की तरफ जो डिले उसको लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपोगेशन डिले। और इसको हम मैयर कर सकते हैं P/D के साथ। इसको मैयर करने का क्या हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास जो इसको मैयर करने का फार्मूला है वो है D/S। तो P इज़ इक्वल टू D/S। D स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ द फिजिकल लिंक और S मीन स्पीड ऑफ द प्रोपोगेशन। ठीक है, प्रोपोगेशन की स्पीड क्या है, S एंड D। मैं दोबारा से बता दूं कि प्रोपोगेशन डिले का फार्मूला क्या है हमारे पास, D/S। ठीक है, D क्या है कि लेंथ ऑफ द फिजिकल लेंथ की लेंथ क्या है और स्पीड क्या है प्रोपोगेशन की। इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा एक जो पैकेट है वो कितनी देर में डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, और इस डिले को हम क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन डिले। ये तो हमारे 4 डिले थे। अब हम इनको एक दफ़ा फिर से समराइज़ कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होने चाहिए। यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा है, D नोडल इज़ इक्वल टू D प्रोसेस प्लस D क्यूइंग प्लस D ट्रांसमिशन प्लस D प्रोपोगेशन। इसका क्या मतलब है, नोडल डिले क्या होता है, नोडल डिले होता है कि यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर उसको डिले करना पड़ा एक पैकेट्स को, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, यानी एक नोड पर जो डिले है उसको हम नोडल डिले कहते हैं। इस तरह अगर मैं आपसे कहूँ टोटल नोडल डिले मालूम करें तो इसका क्या मतलब है, जितनी भी नोड्स हैं, ठीक है, जितनी भी ट्रांसमिशन एक मैसेज को रिसीवर तक जाने में जितनी भी नोड से गुजर के जाना पड़ा, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, तो इन तमाम नोड को हम टोटल नोडल कहते हैं। और अगर हमने एक नोड है तो इसे हम डी नोडल कहते हैं। तो डी नोडल यानी डिले ऑफ नोडल क्या होगा, तो वो हमारे पास हमने पढ़ा था एक नोड के अंदर एक डिले हमारे पास था प्रोसेसिंग डिले। प्रोसेसिंग डिले क्या था कि एक नोड के अंदर एक पैकेट जो है कितना टाइम गुजारता है, वो प्रोसेसिंग डिले होता है। दूसरा हम जो डिले काउंट करेंगे वो था क्यूइंग डिले। क्यूइंग डिले क्या था कि क्यू के अंदर जो प्रोसेस है वो जो पैकेट है वो कितना टाइम गुजारता है, उसको हम क्यूइंग डिले कहते हैं। अगर कंजक्शन नहीं है तो क्यूइंग डिले ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर कंजक्शन है, कंजस्टेड है आपका नेटवर्क, फिर हमें क्यूइंग डिले का सामना करना पड़ेगा, तो इसको हम क्यूइंग डिले कहते हैं। और फर्स्ट टाइम जो लिंक पर आपका पैकेट जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम जितनी डिले में आपका लिंक पर पैकेट जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन डिले। और यहाँ से जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन तक कितने टाइम पर पहुँचेगा, इसको हम कहते हैं प्रोपोगेशन डिले। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चारों डिले अब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे कि प्रोसेसिंग डिले क्या होता है, एक नोड के अंदर जितना टाइम एक पैकेट ने गुजारा, क्यूइंग डिले एक क्यू के अंदर जितना टाइम गुजारा, और ट्रांसमिशन डिले क्या है कि लिंक के फर्स्ट टाइम लिंक के ऊपर जो पैकेट हमने रखा वो कितने टाइम में रखा, इसे हम ट्रांसमिशन डिले कहते हैं। और इधर से डेस्टिनेशन तक जो मैसेज जो पैकेट जो जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन डिले। तो जब हम इन तमाम डिलेस को प्लस कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो हमारे पास एक नोड का पूरे का प्रोसेसिंग डिले आ जाता है। इस तरह हम तमाम नोड्स का जब प्रोसेसिंग जब हम टोटल डिले यानी नोडल डिले मालूम कर लेंगे, तमाम नोड का नोडल डिले मालूम कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल डिले टाइम आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमने मेन पॉइंट्स देखे। अब हम कुछ और बातें अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट पैकेट्स के पैकेट्स इज़ मोर एफिशिएंट्स, पैकेट्स होते हैं मोर एफिशिएंट्स होते हैं हैज़ कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग, क्योंकि अब देखें इसके अंदर जो है जो पाथ है वो ऑन डिमांड जो है वो रिज़र्व होगा, लेकिन सर्किट स्विचिंग में क्या हो रहा था, जो पाथ था वो हम पहले ही रिज़र्व करा लेते थे। इसलिए अगर हम बैंडविड्थ के लिहाज से देखें तो पैकेट स्विचिंग इज़ मोर एफिशिएंट वे। पैकेट्स आर अनऑर्डर्ड, लेकिन इसका नुकसान क्या है पैकेट स्विचिंग का, हमारे पैकेट्स अनऑर्डर होते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट डायग्राम में देखा था, एक पैकेट एक रूट से जा रहा है, दूसरा पैकेट दूसरे रूट से जा रहा है, तो ये अनऑर्डर होते हैं और हमें कोई सीक्वेंस नंबर इनको अप्लाई करना पड़ता है ताकि हम इनको इकट्ठा कर सकें। पैकेट स्विचिंग इज़ बेनिफिशियल ओनली फॉर स्मॉल मैसेजेस, जहाँ पे स्मॉल मैसेजेस होते हैं वहाँ पे पैकेट स्विचिंग सही है, ठीक है, लेकिन जहाँ पर हमारा डाटा लार्ज होगा वहाँ पर सर्किट स्विचिंग जो है वो बेटर होता है।
تو اسٹوڈنٹ یہ تو تھا ہمارا پیکٹ سوئچنگ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام ڈیلیز بھی بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ ہوئے ہوں گے اور اب آپ کو پیکٹ سوئچنگ کا ٹاپک بھی بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا. اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہو تب بھی آپ پلیز کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں. آپ کی فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ.